आई और उनकी आर पार गई यहाँ बाजू से, और चेहरे को ये छाती से मस किया। अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी रखनी थी, अल्लाह ने बचा लिया। तो 4 माह हुए आपके, कुछ नहीं किया गया उस मामले में। मुझे ये बताया भी नहीं गया कि तफ्तीश में कोई पेश रफ्त होती है। तो मैंने कहा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस साहब, आईजी साहब, जो बहुत माशाल्लाह रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कहते हैं कि हमने इधर भी ट्रेस कर लिया, उसको भी पकड़ लिया, उसको भी पकड़ लिया, उसको भी पकड़ लिया। तो जहाँ जिना हाउस की जो है सैंक्टिटी है, जहाँ मेरे घर की भी उतनी ही तकद्दस मजरूह हुआ है, मेरे घर की भी 4 दीवारी है। मैंने कहा इसलिए हमारे आइन और हमारे दीन और धर्म में गरीब की झोंपड़ी हो, खोसे का घर हो, या जिना हाउस हो, या कोर कमांडर हाउस हो, वो बराबर है। इसलिए इस्लाम में किसी तशखीस तमीज़ की नहीं है, हमारे आइन में भी यही है और हमारे कानून में भी इसी चीज़ का। तो मैंने कहा आईजी साहब को, एसएसपी को मैंने कहा, एसपी को भी मैंने कहा आईजी साहब को कहें कि वो कानून में एसएचओ भी हैं। दफा 551 ज़ाब्ता फौजदारी में बाला पुलिस ऑफिसर एसएचओ होता है। सो अगर वो एसएचओ हैं, वो खुद पर्चा दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि एसएचओ ने पर्चा दर्ज करना होता है। तो मैंने कहा आईजी साहब को मेहरबानी करें ताकि मैं उनको बताऊं कि मेरे बेटे पर 4 माह में आपने क्या किया है। अब जो मैं पर्चा कराऊं तो कम से कम किसी ऐसे दबंग रिस्पॉन्सिबल, जो जिस तरह से आजकल वो अपना मजहर इजहार कर रहे हैं, जिस तरह प्रेस पर आकर के हमने वो कर लिया, जियो फेंसिंग भी कर ली और सारा कुछ हमने नाके भी कर लिए और सीसीटीवी कैमराज भी उधर से देख लिए। तो मेहरबानी करके मेरे बेटे का और मेरे घर का भी उसी अंदाज से करें। तो मैंने ये उन्हें इस्तदा की कि अपने आईजी साहब को कहिए तशरीफ लाएं ताकि मैं उनको ये चीज़ें सारी बता सकूं। जाहिर है कि मैं खुद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा हूं, पाकिस्तान के सीनियर तरीन वकला में इस वक्त सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ। तो कानून में इतनी तो आगे ही सारी 50 साल से ज़्यादा इन्हीं ऐवानों में खाक छानी है, तो मुझे 10 तरह से इन चीज़ों की। तो मैं उनको बताऊंगा कि मेहरबानी कीजिएगा, इस तरह से करें तो आप तय तक पहुंच जाएंगे और मुलजिम को जो है पकड़ना कोई इतना दुश्वार नहीं है, क्योंकि हमें खुद पता है कि तफ्तीशें किस तरह होती हैं, किस तरह से आपने जो है इन्वेस्टिगेशंस को आगे ले जाकर मुलजिमों तक पहुंचना है, कौन कौन से मराहिल हैं, कौन सी जो है तकनीकी चीज़ें हैं, कौन सी साइंटिफिक जो है आजकल जो ज़रूरियात हैं जिनको पूरा करने का ज़्यादा बेहतर होता है बजाय इसके। क्योंकि मेरे हमसाए भी आगे, सामने वाला, उसके घर पे भी सीसीटीवी कैमरा था, उसने कहा मेरे पास है, मेरे अपने घर पे लगे हुए हैं, इस कोने पर भी लगे हुए हैं, इधर भी कोने पर लगे हुए हैं, परली तरफ भी। आपको पता है ये जो है, ये तो डीएचए जो है, डीएचए ये एक किस्म का सेफ सिटी में भी आता है, और ये सबसे ज़्यादा आपका महफूज तरीन इलाका मुतसवर होता है, चूँकि यहाँ फौजी ये कैंटोनमेंट है और ये उनका कंट्रोल होता है, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस का कंट्रोल होता है यहाँ। तो यहाँ तो 24 घंटे आपकी जो है वो गश्त होती रहती है, इसलिए यहाँ से किसी को निकल जाना ये नामुमकिन है कि कोई किसी को इस तरह से कोई आए और फायर करके किसी पे और चला जाए और ट्रेस ना हो, ये नहीं हो सकता है। तो मैंने ये कहा, लेकिन सुबह मुझे हैरत हुई कि एक एएसआई ने 16 तारीख की एफआईआर 1:30 रात को, यानी 15 और 16 की रात को, 1:30 रात को वकूआ होता है, 2:35 पर एफआईआर दिखाई गई है 16 तारीख को, 1 घंटे के बाद, यानी वकूए के 1 घंटे के अंदर एएसआई साहब मुदई बन गए हैं। एएसआई मुदई बन गया मेरे घर पर हमले का, मेरे ड्राइवर को जख्मी करने का, मेरी गाड़ी पर गोलियां मारने का, मेरे गेट को जल्दी करने का। एएसआई मुदई बन जाता है। ये एक अजीब एक चल रहा है। कम से कम चौधरी साहब भी की भी वकालत के 50 दहाई से ज़्यादा है, मेरी भी इतनी है माशाल्लाह, बेटे खुरम की भी। हमने ये काम कभी नहीं देखा था कि इस तरह से मुदई कोई और बन जाए, या तो मैं ना हूं, मैं मौजूद हूं खुद, तो फिर आप कैसे किसी और को मुदई बना सकते हैं। बाहर का एएसआई साहब की वदीयत में हो गया। 16 मई से लेकर 2:30 बजे आज तक मुझे किसी पुलिस वाले ने मुझसे राब्ता नहीं किया कि जी तफ्तीश हमने फलां के सपोर्ट कर दी हुई है इस केस की, चलें एएसआई नहीं किया, पर्चा तो है ना, तफ्तीश तो उसकी होना है ना, मुल्जिमों को तो आपने पकड़ना है ना, आपने इंसाफ के कटहरे में उन्हें लाना है ना, ये तो लाजिम होता है, रियासत पर लाजिम है, स्टेट पर लाजिम है। लेकिन वो आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा आकर कि जी हमने ये किया है, जियो फेंसिंग की है, फलां किया है।
ہم نے اپنے تئیں جو ہے وہ سارا کچھ ٹریس کر لیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو آنے والے جو حملہ کرنے والے ہیں 2 موٹر سائیکلز پر سے، اور وہ 5 منٹ ادھر یعنی گھومتے رہے ہیں، ریکی کرتے رہے ہیں، 2 پیدل تھے، پھر اس طرح سے جس طرح سے آئے ہیں میرے بیٹے نے وہ ساری جو ہے وہ دیکھی ہے سی سی ٹی وی کیمراز کی بھی، اور جو اس پہ سیف سٹی کے کیمراز پہ بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اب انہوں نے اس لمبے کو کہاں سے پکڑا ہے، کیسے پکڑا ہے، یہ میری سمجھ سے تو کم از کم باہر ہے۔ اور پھر اس کا بیان جو دلا رہے ہیں، او بھائی پھر کہتے ہیں جی زبیر نیازی ہیں، اس نے 10 لاکھ اس کو دیے ہیں کہ جا کے کھوسے کے گھر پہ فائر کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہے چودھری اعتزاز احسن کے۔ میرا زبیر نیازی سے میرا کیا لینا دینا، نہ میری کوئی دشمنی نہ میرا کوئی تعلق۔ اب یہ پتہ نہیں ایک فوبیا ہو گیا ہے ہمارے اس میں، جو چیز بھی ہو وہ نیازی کا نام ضرور آنا چاہیے۔ او بھائی او بھلے جو مرضی کرو، لیکن فار گاڈ سیک جو اصل ملزم ہیں ان کو پکڑو، اور پھر ان کے سہولت کار کون ہیں ان سے پوچھو۔ یہ تو عجیب بات ہے، آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا لمبے کو، اور اس کی پریس کانفرنس کر دی۔ مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے دکھائے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے ملائے بغیر، نہ مجھے پتہ ہے نہ کچھ ہے، اور تم نے اس کی پریس کانفرنس کروا کے کہہ دیا، اس سے اقبال جرم کروا لیا کنفیشن کے میں نے فائر کیے ہیں اسے، اور فلاں سے میں نے پیسے لیے، فلاں سے پیسے اس لیے لیے تاکہ وکلاء اور ان کے درمیان جو ہے کوئی خلیج پیدا کی جائے۔ یعنی بجائے اس کے کہ جو آپ نے دیکھا کہ اس دن میں نے تقریر کی تھی، جس دن 15 تاریخ کو ہمارا لائرز کنونشن تھا، سارے پاکستان کے وکلاء کے نمائندگان آئے ہوئے تھے، سپریم کورٹ کے بار کے صدر عابد زبیری صاحب اور لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتیاق خان صاحب، ان کی ودیت میں وہ ایک پاکستان سارے کا اجتماع تھا وکلاء کا۔ اس میں کوئی 5-6 بجے کے قریب میں نے ایک تقریر کی جس پر بہت زیادہ تالیاں بجائی گئیں۔ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا، جن کو پسند نہیں آیا انہوں نے آ کے یہاں میرے گھر پر پھول جھڑیاں برسائیں۔ چلیں ان کا اپنا ایک انداز ہے، کسی کا انداز تالیاں بجا کر ہے، کسی کا انداز پھول جھڑیاں جو ہے وہ بکھیر کر ہے، لیکن بہرکیف یہ جرم ہے۔ دیکھیے اگر آپ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے وکلاء کو غیر محفوظ کرنا چاہتے ہیں، خوف کی ایک فضا طاری کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اقتدار کو طوالت دیں گے، اور پی ڈی ایم کے جو یہ گلو بٹ ہیں، آپ نے ماڈل ٹاؤن میں ایسا ہی کیا، اس وقت یہی حکومت تھی ماشاءاللہ، اس وقت بھی جو دبنگ اس وقت آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں، اس وقت وزیر قانون تھے پنجاب کے، اور انہی پر سارا الزام آ رہا تھا، اس وقت بھی ماشاءاللہ جو اب پرائم منسٹر ہیں وہ چیف منسٹر تھے، ان کے گھروں کے سامنے آوازیں آتی تھیں تڑ 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 کی، وہاں سے جو 12 لوگوں کو شہید کیا گیا، اور آج تک اس کا بھی کچھ نہیں آیا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور لاہور جیسے شہر میں، لاہور پاکستان کا دل ہے، میرے بیٹے کو 4 ماہ پہلے پنجاب یونیورسٹی کے گیٹ پر گولی ماری گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہے اس طرح سے، تو میں نے کہا کہ آپ کے توسط سے قوم کو بھی سارا کچھ بتا دوں کہ اس ڈی آئی جی کی اس پریس کانفرنس کو میں مسترد کرتا ہوں اس موقف کو کہ وہ ایک لمبے کو پکڑ کے انہوں نے جو ہے سامنے کھڑا کر دیا۔ میرا اس لمبے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور کہ اس کو کسی زبیر نیازی نے کوئی پیسے دیے اور اس لیے کہ خلیج پیدا کی جائے، میں اس کو قطعاً مسترد کرتا ہوں۔ اب چودھری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ان کے گھر پر کیوں حملہ کرنے جا رہے تھے۔ چودھری صاحب اسی کو لا رہے ہیں ابھی، اسی کو زبیر نیازی عمران کا ہی۔ آپ کے سوال لیں گے، ذرا یہ اپنا چودھری صاحب بتا دیں کیونکہ اگلا ٹارگٹ ان کا گھر تھا۔ یہ بڑی بھونڈا اور بےہودہ انداز ہے اس تفتیش کا، تفتیشی افسروں کا، جن میں اول تفتیشی افسر آئی جی پی ہے۔ اور میں بار بار، میں تو انسپیکٹر جنرل پولیس کا تقریباً ہر
प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया पे टॉक पे मैं उसको आवाज़ देता हूँ कि आओ यार इधर आओ 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 बताओ तुमने 9 मई को क्यों नहीं तुम्हारी पुलिस हरकत रही, वो कहीं तो आ जाती। यहाँ लाहौर में कोर कमांडर हाउस पे नहीं आई, लाहौर में अस्करी टावर पे नहीं आई, लाहौर में दूसरे जो मकामात थे वो ये पिंडी में GHQ के पे नहीं आई, फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पे नहीं आई, पेशावर में नहीं आई जब वो आग लगा रहे थे रेडियो पाकिस्तान, सरगोदा में MM आलम का जहाज कहीं नहीं आए। इसकी पुलिस IG के एक थानेदार ने मूव किया किसी एक वाक़े पे, वकूए पे, किसी एक वकूए के जाने एक थानेदार नहीं मूव किया, एक ASI नहीं मूव किया। और 8 घंटे वो आपकी टाइमलाइन आज ही आ रही है। ये बलवाई मौज करते रहे। बलवाइयों के पास ये साबित हो गया कि सिवाय एक इंसिडेंट जो इन्होंने जाली डाला हुआ है पिस्तौल, कोई आतिशी असला नहीं था। आतिशी असला नहीं था तो एक थाने का थानेदार चला जाता हो, वहाँ कोई ज़्यादा लोग तो आपको नज़र नहीं आते। मिसाल के तौर पे ये जो है कोर कमांडर साहब, उस पे आपकी उस हाउस को कोई 150-200 सिपाही नॉर्मल टाइम में उसके पैरे पे होता है। वो पूरा एक कंपनी है उस पे। अब वहाँ कोई आए ही ना, ये किससे हो सकता है? ये IG बताए, IG बताए। IG मैं तो उसको शामिल तफ्तीश सबसे पहले IG को करूँ। पर IG के साथ एक और चीज़ देखो, इतनी कोताही, कम अज कम गफलत तो है ना, कम अज कम कोताही तो है ना, कम अज कम नाअहली तो है ना। इस IG को ना शहबाज शरीफ ने वापस बुलाया कि कॉल यू आर अ फेडरल ऑफिसर, फेडरल ऑफिसर्स की तू वो नहीं कर सका, हिफाजत नहीं कर सका, वापस आओ, वी रिकॉल यू। ना इस पंजाब के केयर टेकर ने उसको वापस भेजा। तो IG जिस वजह से नहीं गया, उस वजह का अमीन शहबाज शरीफ भी है, मोहसिन नकवी भी है, राना सनाउल्लाह भी है, ये आदम नज़ीर तारड़ भी है, ख्वाजा साहब बड़ा बोलता है वो भी है। ये सब उसमें शामिल है। ये एक साजिश। और ये अस्करी जो हैं इदारे और उनका सरबराह जो आर्मी चीफ भी है, इनको मिसलीड किया जा रहा है और ये मिसलीड कर रहे हैं। और इनकी तो एक तारीख है, हिस्ट्री है। हर दफ़ा जाते हैं सर लोगों करके, हर दफ़ा सीना चाकाने चमन वापस आ रहे होते हैं। और ऐसा इनको साइकिल, इनको ये विन बैक करना बहुत आता है। और ये करते इसी तरह है कि जिस तरह आज मैं समझता हूँ उन्होंने आर्मी चीफ को भी मिसलीड किया हुआ है। और कल का ISPR तो लगता है कि फौज इनके हाथों में खेल रही है। ये अजीब बात है कि आपका IG ये कहना कि कंटोनमेंट में फौज की जिम्मेदारी है पहली लॉ एंड ऑर्डर की, ये नहीं। फौज अगर किसी को बंदे को गिरफ्तार भी करेगी, पहले थाने में जमा कराएगी, फिर 549 का रिमांड मांगेगी, हैंडिंग ओवर, उसको भी थाने में रोज नामचे में जमा होना चाहिए। अब ये थाने कंटोनमेंट के शुमाली जो थाना है, कंटोनमेंट जनूबी है, दीगर है। अब सर्वर रोड थाना है करीब तर, उसके तो उसी से कोई, मैं तो एक सवाल पूछता रहूँगा। ये आप देखेंगे ये सवाल सारी इंक्वायरी पे मुहित होगा। वो क्या है कि IG साहब आप किधर थे, कहाँ थे? आप मॉनिटर कर रहे थे। आपने पहले एक मिनट का बताया कि इस मिनट में वहाँ पहुँचे। आप मॉनिटर कर रहे थे और आपने ये नहीं देखा कि ये नुकसान हो रहा है इतना प्रॉपर्टी का। जिना हाउस को ही बचाने आ जाते, कोर कमांडर हाउस को नहीं बचाना था। अब जिना हाउस को ही बचाने आ जाते। ये इसमें अब ये जो किया उन्होंने, ये मोहसिन लंबा, उस बेचारे को पता नहीं कहाँ से निकाल लिया।
اس کو کیا لالچ دی ہے, اس کو کیا خوف, ڈراتے بھی بڑا ہے نا. وہ ڈراتے ہیں تو ایک کمرے سے نکلتا ہے, ایک دروازے سے نکلتا ہے, ایک اچھا بھلا آسودہ اشرافیہ کا اشرافیہ میں بلانگ کرنے والا شخص پریس کانفرنس کرتا ہے, گھر جاتا ہے, پریس کانفرنس نہیں کرتا تو دوسرے دروازے سے اس کو واپس لے لیتے ہیں. یہ بھی ایک ڈرامہ, بڑا نیا کام ہو رہا ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ اس کو محسن لامبے کو اور زبیر نیازی سے یہ جانا چاہتے ہیں عمران نیازی, اصل میں ان کا وہ ادب, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کھوسا اور اعتراض بھی سمجھیں کہ عمران خان نے ہم پہ فائر کرا دیا, اور اس نے قاسم کے ابا نے ہم پہ فائر کرا دیا. اب ہم نہیں یہ سمجھنے والے, ہم ایسے کوئی ڈھکوسلے بچے. یہ کام اسی طرح ہے جس طرح ایڈوکیٹ رزاق کا قتل ہوتا ہے کوئٹہ میں, سب سے پہلے کون شور ڈالتا ہے؟ عطا اللہ تارڑ. ابھی ایف آئی آر نہیں ہوا, میرے پاس یہ ٹیپ ہے, میں آپ کو سنا دوں گا درخت, میرے پاس وہ, اس میں مجھے اس نے ایک اینکر نے لے لیا کوئی اس واردات کے کوئی 2-2.5 گھنٹے بعد, پر اس سے پہلے اسی وقت اس نے بیان دیا تھا عطا اللہ نیازی, عطا اللہ تارڑ یا تارڑ نے یا نیازی نے اس ملک سے تھے. اچھا وہ دیکھو نا, وہ تارڑ بھی ہے ساڈا بڑا مایا ناز لا منسٹر, بڑا اچھا آدمی ہے. اعظم ندیر تارڑ انہوں نے شگرد ہے انہوں نے. اچھا, اور تارڑ عطا اللہ تارڑ اب ایف آئی آر نہیں ہوا. کوئٹہ میں واردات ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ تو عمران خان نے کرایا ہے, عمران خان, اور عمران خان نے موٹو سی, اور وہ نے کرایا ہے, اور کل پیشی لگی سی, اس پیشی اس نے وہ ہی گوز ان ٹو دا میڈیا. مجھے اینکر اس نے مجھے کہیں فون کر لیا, میں نے کہا یہ میں نے بھی سنا ہے آپ ہی کے پروگرام میں, یہ پہلے وہ کہہ رہا ہے اور پھر آپ نے مجھے فون کر دیا. یہ انتہائی بےہودہ طریقہ ہے. اور عام قتل ہو نا, کوئی ایسا قتل ہو جس کا مل نہ رہا ہو سراغ. ایک تو ہے نا کہ سامنے مارا 10 آدمیوں کے سامنے, بازار میں مارا, گھر میں مارا تو 2 سروائیونگ پی ڈبلیو رہ گئے. ایک ہوتا ہے اس کا کوئی نامزد نہیں ہوتا. اب اس میں جب تفتیش والا دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے شور کون زیادہ بجا رہا ہے, واویلا کون زیادہ کر رہا ہے, رونا پٹنا کنے پایا, سیاپا کنے پایا. وہ اس کی طرف, اگاتھا کرسٹی کے ناول پڑھ لیں, میک بیتھ شیکسپیئر کا پڑھ لیں, وہ لیڈی میک بیتھ مار کے بادشاہ کو خود اور سب سے زیادہ شور ڈال رہی, وہ باقی سارے کہتے ہیں اس بوڑھی نے کیتا. تو وہ یہ جو عطا اللہ تارڑ ہے, اس کو کیا خبر تھی کہ یہ قتل ہونا ہے, اور قتل کا پرچہ عمران خان پہ ہونا, اور عمران خان پہ کرا دیا پرچہ. میں کوئی طرفدار عمران خان کا طرفدار ہو کے بات نہیں کر رہا ہوں, یہ تو ایک یہ اسی طرح کا یہ ہمارے گھروں پہ انہوں نے بنایا ہے کہ ہمیں ذرا رنجش ہو جائے عمران خان سے. اب جو اس میں سمجھتا ہوں اس کیس میں یہ آئی جی, یہ ڈی آئی جی, میرے یہ تفتیش میں شامل ہونے ان کی ضرورت ہے. پھر مجھے یا کھوسے کو یا دونوں کو ان کی جرا کرنے کی, ان سے سوال پوچھنے کا موقع دے. جو ان کے جو تفتیشی کا کام ہے, ہم لوگ کچھ نہیں مانگتے, ان سے سوال کرنے کا. 9 مئی کے بھی آپ کو واردات کے پیچھے صحیح بندے جو ہے نکال دیں گے. عثمان, یہ لمبا کہاں سے انہوں نے ایجاد کیا یہ بھی پوچھیں گے. جی سر, اب آپ کے. اچھا یہ بتائیں, بات ذرا کرنی مشکل ہے, لیکن آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ سارے وقوعے کے پیچھے آپ ہی کا کوئی نہ کوئی مقدمہ ہے. جس مقدمے میں آپ نے انصاف کی استدعا کی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ. تو اب اس وقت آپ موجودہ سینیریو میں آپ
جو محسن لمبے کے بیانات ہیں اسے لے کر آپ آئی جی اور ڈی آئی جی دونوں کو شامل تفتیش کروانا چاہتے ہیں کہ دونوں شامل تفتیش ہوں صرف آپ کے معاملے میں، یا آپ اوورآل 9 مئی سے لے کے اب تک تمام واقعات میں دونوں کو شامل تفتیش کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے میں تو کرے نا، ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ تو ہم، یہ تو ہمارا ڈائریکٹ ہی ہے نا، ادھر کا بھی ادھر سے بھی وہ جو وہ پیروں کے نشان ہے نا، نقش پا، وہ ادھر سے بھی ادھر ہی چلے جائیں گے. دیکھیں نا، جب میں نے پہلے دن ہی ایس پی اور ایس پی انویسٹیگیشنز کو میں نے کہا کہ آئی جی صاحب چونکہ خود ایس ایچ او بھی ہیں، انہیں کہیں تشریف لے آئیں اور میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے ان کو ٹریک ڈاؤن کرنا ہے. اور پھر ظاہر ہے جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کا کام ہے ان سے پوچھنا کہ آپ کو بھیجنے والے کون ہیں. ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو جو موٹر سائیکل پر آئے تھے دو اور جو پیدل تھے ان کا تو میرے ساتھ کوئی لینا دینا تھا نہیں. تو آخر میتھڈ ان میڈنس ہوتا ہے ہمیشہ، کون آپ کو بھیجنے والا ہے، کس کے ایما پر آپ آئے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ آگے تفتیش کا کام ہوتا ہے. لیکن میں جس طریقے سے آپ کو عرض کیا تھا کہ میری اس تقریر کا جو مجھے وہاں اسی دن شام میں بہت پذیرائی ملی تھی تمام وکلاء کی جانب سے، کچھ کو ناگوار گزرا. میری ایک اپنے دیکھیں آپ موٹو ہمیشہ آپ اپنا گیس ورک دیتے ہو، باقی تفتیش کا کام ہوتا ہے. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح سے خدا را بھونڈی حرکتیں کر کے آپ مذاق مت اڑائیں قانون کا اور آئین کا اور انصاف کا جو یہ کیا گیا. کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی اور آپ دونوں کی رکنیت جو ہے پیپلز پارٹی نے معطل کر رکھی ہے، تو یہ فائرنگ کا جو واقعہ ہے یا ڈرانے دھمکانے کا جو واقعہ ہے، اگر ہم یہی ازیوم کر لیں کہ زبیر نیازی نے آپ پر فائرنگ کروائی ہے، کیا دونوں طرف سے آپ کو پی ٹی آئی میں جانے سے روکنے کے لیے یہ سارا سٹیج ہے، یہ بنایا جا رہا ہے؟ نہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری رکنیت سسپینڈ نہیں کی گئی ہے، نہ کر سکتا ہے. ہم دونوں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں. یہ البتہ جو حرکت بھونڈی حرکت ایک ایکٹنگ صدر صاحب نے کی، جن کو میں نے پیپلز پارٹی میں شامل کیا تھا کیونکہ یہ فیصل آباد میں پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا تھا اور لڑ کے جیت گیا تھا. رانی شہید زندہ تھی اس وقت. میں نے اس کو شامل کروایا تھا، پیپلز پارٹی میں لے کے آیا تھا. آج شاید اس کا مجھے انعام دے رہے ہیں، وہ نہ اسے اختیار ہے. میں نے اسے 1 ارب روپے کا 2 ارب روپے کا نوٹس بھیجا ہے، اس کو بھی اور ایک اور صاحب کو بھی وہ سامنے، اور میں اس کو حتمی الٹیمیٹ تک پرسو کروں گا. میں نے بالکل معافی نہیں دینی ہے. یہ غلط فہمی چھوڑ دیں کہ آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے دیوار پر اب تصویر لٹکا کر اور یو ول گیٹ اوے ود اٹ. نہ یہ ہمارے اندر معافی کا خانہ اس قسم کا نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ہمیں کوئی اس طرح سے ہے، تو ہم بچے نہیں ہیں. دیکھیے، اور ہمارا پیپلز پارٹی، میں اور اعتزاز، ہم نے زندگی دی ہے. پیپلز پارٹی بننے سے پہلے میں صدر صاحب یونیورسٹی لا کالج کا زمزم پہ کھڑے ہو کر تقریر کر کے بھٹو صاحب کو ہم ریلوے اسٹیشن سے لینے گئے تھے. تو ہمارا رشتہ جو ہے اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں رانی شہید بے نظیر بھٹو یہیں بیٹھ کر وہ اپنے ملتی تھی پارٹیز کے ورکرز کے ساتھ، ساروں کے ساتھ. یہ 1 ماہ پہلے، یعنی شہادت سے پہلے 1 ماہ کی بات ہے. آپ سب لوگ یہاں آ چکے ہو اس گھر میں. انہوں نے جان کے نذرانے دیے ہیں. بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر رانی شہید بے نظیر بھٹو، ہم ان کے خون سے جو ہے بے وفائی نہیں کر سکتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ آج کل جو ہماری پارٹی کی قیادت ہے، ان کی ہمیں جو پالیسیز ہیں نون کے ساتھ الحاق کی، ہمیں پسند نہیں ہے، دونوں کو پسند نہیں ہے. اور برملا ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ خدا را چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو شہباز شریف کا وزیر نہ بنائیں. اتنی بڑی لیگسی جو ہے وہ شہباز شریف کے تابع ہو، جو شہباز شریف جو کہ بھٹو شہید کا قاتلوں میں شمار ہوتا ہے، اپنا نواز شریف، اور جو بی بی کی بھی تضحیق میں کسی نے کمی نہیں کی تھی، تو ان کے ساتھ الحاق پیپلز پارٹی کا بنتا نہیں ہے. اس چیز کا مظہر ہم بار بار کر چکے، لیکن ہماری کوئی ایسی نہیں ہے. یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، کیا یہ سپریم کورٹ میں جو ایک اہم کیس چل رہا ہے اس پر اثر انداز ہونے کی کوئی کوشش تھی، کوئی پریشرائز کرنے کی کوشش تھی
क्या आप समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो जाना था उधर? ये कोशिश तो ये लगता है ये हुई थी, और बहुत सारे ये लोग जितना जितना तबसरा कर रहे हैं बारात में भी जो आ रहा है उसमें बड़ा एक तरफ से तो गवर्नमेंट की तरफ से तो बड़ी ये एक वो क्या होता है सेरेमोनियल और बड़ी विक्ट्री फातेहाना अंदाज में कहा जा रहा है कि जी ये फौज से हमने इनको बिल्कुल काट दिया, ये जो खान की पार्टी है और ये सबको हमने बिल्कुल इनको, और फौज इनके खिलाफ हो गई है। और बड़ा क्लियर है आईएसपीआर के जनरल साहब को भी सोचना चाहिए कि देखिए शहीदों का मसला किसी ने कभी डिस्प्यूट नहीं किया। शहीदों का शोधा हमारे हैं, शोधा कोई सिर्फ जो फौज में है उसके नहीं है, शोधा हमारे हैं। और जो अक्सर उनके माँ बाप होते हैं वो सिविलियन होते हैं, उन्होंने वो पैदा किया होता है शहीद। पर ये बात मैं आपको जरूर कहूंगा, ये बहुत इस बात के कभी इम्कानात हैं कि उनकी ब्रीफिंग सही नहीं होगी, उनको ये बताया ही नहीं, या पता ही नहीं कि आपने पिछली दफा मरतबा जब फौजी अदालतें लगाई थी, उससे उसी रोज चंद घंटे पहले आपने आइन में तरमीम की थी, आइन में तरमीम हुई थी, और फिर बिल आया था फौजी अदालतों का, और फिर वो सदर ने साइन किए थे। पहले आइन में तरमीम की, उस फौजी अदालतों के लिए जगह बनाई गई, फिर 2 साल बाद महसूस हुआ अभी रखनी है, फिर एक दूसरी तरमीम की ताकि एक और 2 साल के लिए उनका जवाब, उनको आइनी जवाब बख्शा जाए। अब वो आइन में तरमीम में जो थी 21 और 23 वो अपनी सनसेट क्लॉज के जरिए खत्म हो चुकी। अब आप बनाएं और फौजी अदालतें भले बनाएं, पर आइन में तरमीम करके बनाएं, ये जुल्म न करें आइन के साथ। वो 2/3 है। सर ये बताइएगा सर कि बता दें कि आपने जो मुकदमा दर्ज कराया था उसमें आप मुद्दई बनने को गया, पुलिस मुद्दई बन गई थी, तो उनको ये शुबा तो नहीं था जैसे इमरान खान किसी का नाम लिखवाना चाहते थे अपने केस में, आप भी शायद शुबा जाहिर करते किसी को? देखें ये तो उनसे पूछें कि उनकी नीयत, उनके दिमाग में और ज़हन में क्या आया। मैंने तो कभी, यकीन कीजिएगा, मैंने किसी का नाम नहीं था लेना। मैंने सिर्फ ये वाकयात बताने थे कि मैंने दिन में ये तकरीर की थी बाहर में जिसमें मैंने शदीद तनकीद की थी, उसके नतीजे में ये जागवान। खोसा साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो इस फायरिंग के वाक़े के बाद आपके घर आए, उन्होंने इज़हार यकजहती किया। उनके ऊपर एक तनकीद ये हो रही है कि वो परवेज खट्टक की अहलिया के इंतकाल पर नहीं पहुंचे, लेकिन आपके पास वो इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे। क्या आपकी पार्टी के जो आला क़यादत है जिसमें बिलावल भुट्टो हैं, असद जरदारी हैं, दीगर लोगों ने, उन्होंने भी आपकी खैरियत पूछने के लिए देखें, पहली बात तो ये है कि वो खट्टक की बेगम पर नहीं गए, तो मेरे ख्याल में अब जो कुछ हुआ है ठीक नहीं गए। अब जो कुछ खट्टक साहब ने उनके साथ किया है गालिबन मेरा सरोकार नहीं है, ये उनसे पूछिए। जहाँ तक ताल्लुक है मेरे घर पे आने का, बिल्कुल वो मेरे घर पर तशरीफ लाए और उन्होंने दरियाफ्त किया। और हमारे यहाँ ये देखें, ये रिवाज है हमारा, हम तो दुश्मन के घर भी जाते हैं अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा सानिया हो, और ये पूछना कि खैरियत दरियाफ्त करना, और इसमें मैं नहीं समझता कि कोई मजायका है। मैं नहीं चल के गया, जो गलत खबरें चलाई गई हैं वो मेरे पास तशरीफ लाए थे, आप सारों ने वो उसको दिखाया भी था। हाँ, उस दौरानिये में उन्होंने ज़रूर ये कहा कि देखें मेरे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, ना मैं रज़ाक शर को जानता हूँ, कोयटा में मैं यहाँ हूँ, और यहाँ भी ये आलम है कि मेरे ऊपर 24 घंटे सर्वेलेंस है। 1 साल से मैं 24 घंटे सर्वेलेंस में हूँ, तो फिर मैंने कहाँ से कह दिया किसी को कि भाई जाके फलां को कत्ल कर दो। 1 साल से तो मैं सर्वेलेंस में हूँ, लिटरल सर्वेलेंस में हूँ। मेरे फोन भी नहीं जा सकता किसी के यहाँ, और वो मुश्तहरी उसकी ना हो या उनके पास ना जाए। तो मैंने कहा शर को क्यों कर मैं मरवाता। ये भुट्टो वाला सीन फिर दोहराने जा रहे हैं, तो आप मेहरबानी करें मेरे वकील बने। 1 मिनट, मेरे वकील बने। मैंने इस बिना पर बिल्कुल मैं उनका वकील बनने को मैंने आमना की, और मैंने उसकी सुप्रीम कोर्ट में नालिश कर रखी है। और एक और बात बता दूं, मैं मुस्लिम लीग नवाज के सदर उनका भी वकील रहा हूं। जब आपको याद होगा, जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे, तो जावेद हाशमी को मुस्लिम लीग
नवाज का सदर बना कर गए थे। राजा जफरुल हक साहब उस वक्त चेयरमैन थे, और जब जावेद हाशमी पर बना मुस्लिम लीग नून के सदर पर सेडिशन का केस बना, तो मैंने उनकी वकालत की थी, और खाना मेरा राजा जफरुल हक ने किया। तो हम किसी के साथ भी ज्यादती हो, चाहे वो किसी जमात के साथ भी हो, जब हम समझते हैं कि उसके साथ ज्यादती है और ये जो है नहीं ऐसा होना चाहिए, तो मैं तो कम से कम, और चौधरी साहब हम हमेशा। आपसे एक सवाल है कि आपने अभी बड़ी मासूमियत से कहा है कि इन इदारों को जो है मिसगाइड किया जा रहा है। जो इदारे जो है 75 साल से अपनी उंगलियों के ऊपर सियासतदानों को नचा रहे हैं, वो इतने सीधे हैं कि उनको जो है मिसगाइड किया जा रहा है। अच्छा, उंगलियों की तरह नचा रहे हैं वैसे सियासतदान, इस पे इत्तेफाक राय है। आगे ना करें तो बेहतर है। मेरा सवाल ये है कि वाकया आपके साथ पेश आया, अब रियासत एक नया ट्रेंड दे रही है कि जी वो खुद ही FIR काट लेती है। मर्डर टाउन में भी ये हुआ था। इसका मतलब है वजीराबाद वाले केस में भी यही हुआ। असल वजीराबाद में मुल्जिम को भी उसका चला दिया था, जिस तरह मेरे घर का चला है कि असल मुल्जिम को सजा ना मिले और अपनी पसंद से वो उसकी तफ्तीश करके कर दे। क्या कानून की इजाजत देता पाकिस्तान का कि जी किसी को भी कर सकते हैं इस तरह? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जो आपने केस किया हुआ था, उसका सुनीत थी कि इंटरनल फैसला जो है वो ईद से पहले आ जाएगा, वो क्यों नहीं आया? देखें, दोनों चीज़ों का मैं जवाब दूँ। एक तो ये है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 154 ज़ाब्ता फौजदारी में किसी काबिल दस्तअंदाजी जुर्म का कोई भी जाके पर्चा करवा सकता है। ये हमारा बिल्कुल कानून का सुकम है, जिसका पूरा भरपूर इस्तेफादा किया जा रहा है। जब रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर होता है तो एक पुलिस वाला पर्चा दर्ज करवाता है। कारसाज का सानिया होता है 18 अक्टूबर को 2007, मैं बीबी के साथ था। मैंने FIR बीबी की हिदायत पर लिखी। हमने कायम अली शाह को, जो उस वक्त उस चैप्टर के यानी सिंध के सदर से पीपल्स पार्टी के, उनको भेजा थाने में। पर्चा एक ASI ने, ये सब इंस्पेक्टर ने दर्ज कर दिया था। अभी जिस तरह मेरे एक आपके साथी ने कहा कि शायद उनको ये डर था कि पता नहीं आप किस किस का नाम ले लें, इसी डर की वजह से कि पर्चा जो है ये खुद दर्ज करवा देते हैं, ताकि असल मुल्ज़िमान से बिल्कुल जो है वो एक रुख मोड़ दिया जाए तफ्तीश का। और ये बदकिस्मती से एक पैटर्न बन चुका है और बन गया है। इस पर मैं समझता हूँ कि सारे जो, अब अगर कभी कोई सही हुकूमत आई, डेमोक्रेटिक जमहूरी हुकूमत आई, तो यकीनन इसको सोचना पड़ेगा। ये लम्हा फिक्रिया है, 154 ज़ाब्ता फौजदारी को आपको तरमीम करना पड़ेगा कि एग्रीव्ड पर्सन जो है पर्चा दर्ज करवाए, या अगर ना हो उस सूरत में तो फिर कोई और करवा सकता है। मैं एक कर रहा हूँ, इस पे इत्तेफाक हमारा हुआ है कि ये मिसलीड कर सकते हैं। अब मैं आपको इस बात को आगे छेड़ना ही नहीं, एक बात आपको बताऊं, ये नून लीग की हुकूमत हो और नून लीग की हुकूमत फौजी अदालतें लगाना चाहे, फौजी अदालतें लगाए पर पहले तरमीम करे आइन में, फिर जब तरमीम खत्म हो जाए तो फौजी अदालतें भी खत्म हो जाए। इससे ये साबित हुआ कि इनको मालूम है, आजम नज़ीर तारड़ को मालूम है, शहबाज शरीफ को मालूम है, नवाज शरीफ को मालूम है कि बगैर आइन में तरमीम किए फौजी अदालत नहीं लग सकती। हम क्या कहते हैं, आइन में तरमीम करें तो लगा लें। अच्छा, एक मिनट जो इन्होंने दूसरा किया ना कि तवक्को ये थी, सुन लेना, जो बात आपने की है बगैर तरमीम के, आपने कहा शहबाज शरीफ, आजम नज़ीर तारड़, नवाज शरीफ, तीनों को पता है कि सनसेट क्लॉज के थ्रू ये इस वक्त कर रहे हैं फौजी अदालतें। क्या बिलावल, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के जो जय्यद पार्लियामेंट में बैठे उन्हें इस बात का नहीं पता? और क्या वो भी इतने ही रिस्पॉन्सिबल होंगे जितना आजम नज़ीर तारड़, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ रिस्पॉन्सिबल होंगे इस फौजी अदालतों के? अच्छा नहीं, वो तो जो भी वोट करेगा वो इसके हक में विदाउट वो पार्लियामेंटेरियन की इंडिविजुअल लाइबिलिटी नहीं होती, गवर्नमेंट की एक लाइबिलिटी होती है। और गवर्नमेंट इस वक्त शहबाज शरीफ की है।
पर हमारी भी जिम्मेदारी होगी, जिस हद तक हम हिस्सा डालेंगे उसमें जिम्मेदारी होगी। मगर ना बुनियादी तौर पर तो देखें ना, प्राइम मिनिस्टर होता है या लॉ मिनिस्टर होता है या इंटीरियर मिनिस्टर होता है या डिफेंस मिनिस्टर होता है, तो बुनियादी तो ये 5 लोग हैं, या वजीर खजाना होता है, ये 5 हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट रन करते हैं। अपने शकील के बारे में एक जुमला कहते मैंने कहा ना लॉ मिनिस्टर भी होता है जिम्मेदार, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह ज़हीन और ज़ख़ीम है। ये उनकी कानून बता दीजिएगा कि एक तो बड़ा सिंपल और लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है डीजी ISPR ने कि अगर 9 मई के वाक़े पर इंसाफ नहीं होता ना तो किसी की इज्जत और किसी की जान महफूज नहीं होगी। ये बड़ा लाउड एंड क्लियर था, तो इसका मतलब है वो किसी को तो मैसेज दे रहे हैं। दूसरे एंड के ऊपर जो है वो बेंच बार बार टूट रहा है और हुकूमत ने बार बार यही बातें शुरू कर दी हैं कि इस मुतनाज़ा बेंच का फैसला भी नहीं मानेंगे। अगर वो फैसला नहीं मानते, कोई भी फैसला आता है, आप कह रहे हैं कानूनी तौर पर तो इसकी गुंजाइश नहीं है फौजी अदालतों की, अगर फैसला फौजी अदालतों के खिलाफ आता है और वो नहीं मानते, जैसे पहले उन्होंने इलेक्शन वाला भी नहीं माना, तो क्या लाहेअमल होगा? क्या वकला तहरीक की कोई गुंजाइश निकल रही है इस सारे मामले में? देखिए मेरा नहीं ख्याल, देखिए ये सियासी बयान तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और ना माना जाए। उस पर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा और माना जाएगा। देखें, आप जो कह रहे थे कि तवक्को ये थी कि शॉर्ट जजमेंट आ जाएगा उससे पहले, नहीं, ये मुमकिन नहीं थी, इसलिए कि अभी तो पटिशनर्स के ही दलाइल वकला के ख़त्म नहीं हुए थे। ये नहीं हो सकता कि आप अटॉर्नी जनरल और उनके वकला, डिफेंडेंट्स के, रिस्पोंडेंट्स के वकला को सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट कोई भी इवन शॉर्ट ऑर्डर नहीं मुमकिन नहीं था, ना दे सकती थी, ना ये तवक्को थी। हाँ, अलबत्ता हम चाहते थे कि मीनवाइल जो है, एक तो ये है कि पता चल जाए, फहरिस्त आ जाए और ईद से पहले इन पेरेंट्स को जो है उनकी सरासीनगी ख़त्म हो, उनसे रब्ता हो जाए। वो हो गया और अटॉर्नी जनरल ने लिस्ट भी दे दी और कहा कि फ़ोन पर बात भी कराई जाएगी। दूसरा, हम चाहते थे कि वो उनको आसानियाँ दी जाएं ताकि उनके कपड़े हैं या उनको जराइद हैं या जो चीज़ें हैं वो मुहैया की जाए, वो भी उन्होंने कर दी। तीसरा, हमारा ख्वाहिश ये थी कि ये जो है सज़ाएँ ना हो जाए इस दौरानिए में, इसकी पेंडेंसी के दरमियान। जिस तरह हमारे महरम अली के केस में जो है उन्होंने कहा ये तो सज़ाएँ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, और इसी तरह वो उसके हुसैन के केस में भी ये हुआ कि कुछ लोग फांसी चढ़ गए थे, तो ये कैफियत ना आए। तो उसकी भी अंडरटेकिंग बड़ी क्लियर अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि अभी ये सिर्फ तफ्तीशी मरहले में है, अभी ट्रायल शुरुआत नहीं हुए, और तवक्को की गई थी बेंच की जानिब से कि आप इसमें फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अगर हम करेंगे तो आपको जो है बताएंगे भी और फिर इनको नकूल भी देंगे वगैरह वगैरह। तो फिर हमें वो ओपन रखा है कि अगर ऐसी कैफियत आए तो हम एप्लीकेशन नालिश करेंगे और वो स्टे कर देंगे। अच्छा खुर्सा साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये, मुझे भी सवाल कर देना है। खुर्सा साहब, सवाल ये है कि लोडलिंग कैरियर के सिविलियन का फैसला फौजी अदालतों में होना चाहिए। एक दफा नवाज शरीफ वजीर आजम थे, उन्होंने परवेज मुशर्रफ का त्यारा हाईजैक कर लिया और उनको वापस पाकिस्तान में लैंड नहीं करने दिया गया। क्या ये खुदारी नहीं? इसके अलावा याद सादिक ने कौमी असम्बली के अंदर बैठकर कहा था कि 27 फरवरी के वाक़े पर हमारी फौज की टांगें कांप रही थी। क्या ये खुदारी नहीं है? हालांकि DG ISPR से जब एक साफी ने सवाल पूछा था कि उन्होंने कहा था कि ये एक साजिश के तहत सानिया 9 मई हुआ है, उन्होंने कहा इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। उन्होंने इस गुफ्तगू को भी सानिया कहा। इस पर आप क्या रद्दमल देंगे? क्या नवाज शरीफ और याद सादिक के ऊपर खुदारी से संगीन मुकदमा नहीं बनते? देखिए, नवाज शरीफ साहब पर जो वो बना था तैयारा हाईजैकिंग का केस, वो बहरकैफ सजा उनको उम्र कैद की गई थी। अगर वो फौजी अदालतों को जो ऑर्डिनेंस 1998 का मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने किया था, अगर सुप्रीम कोर्ट लियाकत हुसैन के केस में जो रिपोर्टेड है PLD 1999 सुप्रीम कोर्ट, अगर उसको कलअदम ना करती तो नवाज शरीफ का ट्रायल फौजी अदालत में ही होता। मैं आपको बावर करवा, देखिए जब आप इस तरह के जो है अमल करते हैं तो आपको खुद उस गड्ढे में गिरते हैं। तो खुदारा ऐसी रीत मत कीजिएगा जो कल आप ही को लिए जो दुश्वारियां पैदा करे और आपकी जो है इसमें। मैं अर्ज कर दूं कि ये कहा जा रहा है कि फौजी अदालतों में अब सिविल वकील भी पेश होंगे ऑफ चॉइस इन अदालतों में, और अपील का भी हक दिया जाएगा। उसमें 2-3 बुनियादी बातें हैं जो फौजी अदालत को डिस्टिंग्विश करती हैं फ्रॉम ए सिविल कोर्ट। पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो उस पर
फौजी अदालत पे बैठा कौन होता है? कोई आज़ाद मनश इंसान बैठा होता है या कोई ऐसा जो डिसिप्लिन का पाबंद है? अगर तो डिसिप्लिन का पाबंद कर्नल बैठा होगा तो कोर कमांडर ने कह दिया नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिले हैं जिनको झुटलाया ही नहीं जा सकता। फॉर्मेशन कमांडर्स 150 जनरलों ने और ब्रिगेडियर ने बैठ के कहा है, ये भी उनके 7 जून को, कि ऐसे शवाहिद हैं जो फिर उन्होंने कहा है कि नाकाबिले तरदीद हैं, हमने देख लिया है और उनको अब कौन सा कर्नल ये जो हिम्मत करेगा कि इसके खिलाफ फैसला करे? अब दूसरी, सो कर्नल दी कोर्ट्स आर नॉट मैन्ड बाय इंडिपेंडेंट पीपल, वो दे आर मैन्ड बाय एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट्स ऑफ द हायर अथॉरिटी। सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं है, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं है उनको। अच्छा, अब ये दूसरी बात है सिक्योरिटी ऑफ सर्विस की। तीसरी बात है कि जो फौजी अदालत ने इसकी अभी तक कोई वजाहत नहीं की, उसने कोई दलाइल नहीं देने के इस वजह से मैं इसको गिल्टी कर रहा हूँ। इसके खिलाफ एक गवाह ये पेश हुआ है, एक गवाह दूसरी तरफ से उसने गोली चलते देखी है, तीसरा गवाह उसको गोली खुद को लगी है, वो यानी मौके पे है, उसने देखा, उसने शहादत दी है। किस वजह से ये लेट पहुंचा? शाम थी, दोपहर थी, रात थी, 100 चीज़ें देखनी होती हैं जज ने जो एविडेंस आती है। इसने क्या लिखना है? इसने सिर्फ लिखना है गिल्टी या नॉट गिल्टी, और कुछ नहीं लिखना, गिल्टी या नॉट गिल्टी। अब अगर सिर्फ ये दिया हो तो अपील का हक भी आप बिल्कुल नापैद है, क्योंकि अपील सुनने वाले जज ने ये देखना होता है कि ये अपील सुनने वाले कि ये भाई मेरे मातहत या जिससे ओरिजिनल ट्रायल जिसने किया है उसने क्या दलाइल दिए, ठोस दलाइल दिए हैं कन्विक्शन के लिए कि नहीं दिए। और यही सारी अपील का प्रोसेस होता है। वो अपील का जज तो सर पकड़ के बैठा होगा कि इसने लिखा ही कुछ नहीं, क्यों ये इस नतीजे पे पहुंचा। तो इसलिए हम फौजी अदालतों से एक असूली तौर पे, असूली हमारी बहस है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, खुदा ना खास्ता जंग नहीं है फौज से, पर फौज को खुद ये सोचना चाहिए कि ये असूली बातें हैं जो हम कर रहे हैं, और इससे सिविलियन आबादी, जिसने फौजी ने तो फिर भी एक मुलाजमत इख्तियार की है, उसमें उसकी शहादत भी मंजिल हो सकती है, उसमें उसकी किसी मामले पे ट्रायल भी। तो हम चाहते हैं कि ये ट्रायल के वास्ते भी वो रास्ता इख्तियार किया जाए जो आइन और कानून के मुताबिक है, और किसी के साथ कोई जानिबदारी या किसी के साथ कोई बुग़्ज़ की वजह से, कोई बायस की वजह से फैसला न किया जाए। लेकिन आर्मी एक्ट जो है वो फौजी मामलात के लिए आर्मी एक्ट ही है, वो सिविलियन अदालतों में नहीं ट्राई हो सकते। जो मामलात उनके हैं, डिसिप्लिन के मामलात हैं, उनके अंदर कोई उनका जुर्म करता है, वो बिल्कुल उनके अपने अदालतें हैं, फौजी अदालतें, उसमें कोई दूसरी आरा नहीं है। लेकिन जहाँ तक सिविलियंस का ताल्लुक है, अब आईसीजी ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक छापा है जो हमने सुप्रीम कोर्ट में साथ लगाया है कि 3 साल के अंदर, 2015 के बाद 3 साल के अंदर 667 ट्रायल हुए हैं, 665 को सजा हुई है, एक शायद मर गया था। 100% यानी 99.9% कन्विक्शन है, और वो कन्विक्शन जिनको सजाए मौत भी हुई है सबका कन्फेशन है, इकबाल जुर्म है सबका। अब ट्रायल कहाँ होता है किसी को नहीं पता है, ट्रायल कब खत्म हुआ है किसी को नहीं पता है। वकील एक ही है उन सारों में, जो जैक ब्रांच देती है वकील उनका एक ही होता है, और कोई फैसले की, जैसे चौधरी साहब ने कहा, दलील नहीं होती है गिल्टी नॉट गिल्टी। तो ये आईसीजी ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने लिखा है कि 3 साल के 667 में से अगर 665 को सजा हो रही है, और वो भी इकबाल जुर्म पर, तो बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि इंसाफ के कौन से तकाजे पूरे होते हैं। कमेंट सवाल नहीं, मेरी भी थोड़ी सी राय है, मैं आप तक जानना चाहता हूँ, क्या ये फौजी अदालतें इतनी जरूरी है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान में रियासत के लिए अवाम ज्यादा अहम है कि फौज ज्यादा अहम है? नहीं, जाहिर है अवाम ही क्या है, अवाम ही रियासत है, अवाम ही पाकिस्तान है। फौज तो एक ज़ैली इदारा, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का एक विंग होता है। देखें, इसमें 3 ही ट्राइकोटमी ऑफ पावर है आपकी एक जो है बिल्कुल बड़ा क्लियर है इसमें, और रियासत जो है अवाम है। अगर आप आर्टिकल 7 की तारीफ में देखें तो रियासत ऊपर से नीचे तक लेके बाबा शहीद ने अवाम को मुख्तदर किया है।
यानी और आर्टिकल 5 में कहा गया वफादारी जो है रियासत की यानी अवाम की और ताबेदारी आइन की। सो इसलिए इसमें जो है फौज वो आपकी खादिम है, पुलिस आपकी खादिम है, ब्यूरोक्रेसी आपकी खादिम है, आपकी तनख्वाहों पर उनको मिलते हैं। तो ये सारे इदारे जो हैं ये अवाम के लिए हैं और मुल्क के लिए हैं और रियासत के लिए हैं। अजय तक तो समझ नहीं आई। चौधरी ने कह देता है अजय तक तो समझ नहीं आई। उनकी बौछाड़ आई और उनकी आर पार गई, यहाँ बाजू से और चेहरे को ये छाती से मस्त किया। अल्लाह ने उनकी जिंदगी रखनी थी, अल्लाह ने बचा लिया। तो 4 माह हुए आपके कुछ नहीं किया गया उस मामले में, मुझे ये बताया भी नहीं गया कि तफ्तीश में कोई पेश रफ्त होती है। तो मैंने कहा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस साहब, आईजी साहब जो बहुत माशाल्लाह रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कहते हैं कि हमने इधर भी ट्रेस कर लिया, उसको भी पकड़ लिया, उसको भी पकड़ लिया, उसको भी पकड़ लिया। तो जहाँ जिना हाउस की जो है सैंक्टिटी है, जहाँ मेरे घर की भी उतनी ही तकद्दस मजरूह हुआ है, मेरे घर की भी 4 दीवारी है। मैंने कहा इसलिए हमारे आइन और हमारे दीन और धर्म में गरीब की झोंपड़ी हो, खोसे का घर हो या जिना हाउस हो या कोर कमांडर हाउस हो, वो बराबर हैं। इसलिए इस्लाम में किसी तशखीस तमीज़ की नहीं है, हमारे आइन में भी यही है और हमारे कानून में भी इसी चीज़ का। तो मैंने कहा आईजी साहब को, एसएसपी को मैंने कहा, एसपी को भी मैंने कहा आईजी साहब को कहें कि वो कानून में एसएचओ भी हैं। दफा 551 ज़ाब्ता फौजदारी में बाला पुलिस ऑफिसर एसएचओ होता है। सो अगर वो एसएचओ हैं वो खुद पर्चा दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि एसएचओ ने पर्चा दर्ज करना होता है। तो मैंने कहा आईजी साहब को मेहरबानी करें ताकि मैं उनको बताऊं कि मेरे बेटे पर 4 माह में आपने क्या किया है। अब जो मैं पर्चा कराऊं तो कम से कम किसी ऐसे दबंग रिस्पॉन्सिबल जो जिस तरह से आजकल वो अपना मजहर इजहार कर रहे हैं, जिस तरह प्रेस पर आकर के हमने वो कर लिया, जियो फेंसिंग भी कर ली और सारा कुछ हमने नाके भी कर लिए और सीसीटीवी कैमराज भी उधर से देख लिए। तो मेहरबानी करके मेरे बेटे का और मेरे घर का भी उसी अंदाज से करें। तो मैंने ये उन्हें इस्तदा की कि अपने आईजी साहब को कहिए तशरीफ लाएं ताकि मैं उनको ये चीज़ें सारी बता सकूं। जाहिर है कि मैं खुद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा हूं, पाकिस्तान के सीनियर तरीन वकला में इस वक्त सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूं। तो कानून में इतनी तो आगे ही सारी 50 साल से ज़्यादा इन्हीं ऐवानों में खाक छानी है, तो मुझे 10 तरह से इन चीज़ों की तो मैं उनको बताऊंगा कि मेहरबानी कीजिएगा इस तरह से करें तो आप तय तक पहुंच जाएंगे और मुल्जिम को जो है पकड़ना कोई इतना दुश्वार नहीं है, क्योंकि हमें खुद पता है कि तफ्तीशें किस तरह होती हैं, किस तरह से आपने जो है इन्वेस्टिगेशंस को आगे ले जाकर मुल्जिमों तक पहुंचना है, कौन कौन से मराहिल हैं, कौन सी जो है तकनीकी चीज़ें हैं, कौन सी साइंटिफिक जो है आजकल जो ज़रूरियात हैं जिनको पूरा करने का ज़्यादा बेहतर होता है बजाय इसके। क्योंकि मेरे हमसाए भी आगे, सामने वाला उसके घर पे भी सीसीटीवी कैमरा था, उसने कहा मेरे पास है, मेरे अपने घर पे लगे हुए हैं, इस कोने पर भी लगे हुए हैं, इधर भी कोने पर लगे हुए हैं, परली तरफ भी। आपको पता है ये जो है ये तो डीएचए जो है, डीएचए ये एक किस्म का सेफ सिटी में भी आता है और ये सबसे ज़्यादा आपका महफूज तरीन इलाका मुतसवर होता है, क्योंकि यहाँ फौजी ये कैंटोनमेंट है और ये उनका कंट्रोल होता है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस का कंट्रोल होता है यहाँ। तो यहाँ तो 24 घंटे आपकी जो है वो गश्त होती रहती है, इसलिए यहाँ से किसी को निकल जाना ये नामुमकिन है कि कोई किसी को इस तरह से कोई आए और फायर करके किसी पे और चला जाए और ट्रेस ना हो, ये नहीं हो सकता है। तो मैंने ये कहा, लेकिन सुबह मुझे हैरत हुई कि एक एएसआई ने 16 तारीख की एफआईआर 1:30 बजे रात को, यानी 15 और 16 की रात को 1:30 बजे रात को वकूआ होता है, 2:35 पर एफआईआर दिखाई गई है 16 तारीख को, 1 घंटे के बाद, यानी वकूए के 1 घंटे के अंदर एएसआई साहब मुद्दई बन गए हैं। एएसआई मुद्दई बन गया मेरे घर पर हमले का, मेरे ड्राइवर को जख्मी करने का, मेरी गाड़ी पर गोलियां मारने का, मेरे गेट को चलनी करने का एएसआई मुद्दई बन जाता है। ये एक अजीब एक चल रहा है। कम से कम चौधरी साहब की भी वकालत के 50 दहाई से ज़्यादा है, मेरी भी इतनी है माशाल्लाह, बेटे खुरम की भी। हमने ये काम कभी नहीं देखा था कि इस तरह से मुद्दई कोई और